वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 278 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। अभी तक हमारे 277 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। यह है टेस्ट नंबर 278। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 प्रश्न है इंपॉर्टेंट। तो अभी सितंबर 2024 में ग्रीस जो है वो न्यूज़ में था, उसी से संबंधित कुछ कथन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। एक तो वो क्यों न्यूज़ में था, और उसकी जो ज्योग्राफी है उस पर प्रश्न बन जाएंगे, उसके बारे में प्रश्न बन जाएंगे। तो सितंबर 2024 में समाचारों में रहे ग्रीस देश के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, और इसकी तटीय सीमाएं एजियन सागर, आयोनियन सागर और भूमध्य सागर से लगती हैं, और इसे पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। देखिए ग्रीस जो कंट्री है वो एक यूरोपियन कंट्री है, तो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है ये, ना कि एशिया में। बाकी इसकी जो तटीय सीमाएं हैं वो एजियन सागर, आयोनियन सागर और भूमध्य सागर से लगती हैं। इसे पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। तो यहाँ एक जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा अभी। तो देखिए इसे आधिकारिक तौर पर हेलेनिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है ग्रीस को। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर स्थित एक देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में है, एशिया में नहीं है। सीमाएं की बात करें तो इसकी जो सीमा है, जो लैंड बाउंड्री है इसकी, उत्तर पश्चिम में अल्बानिया से लगती है, और उत्तर में उत्तरी मैसिडोनिया से लगती है, उत्तर पूर्व में बुल्गारिया से लगती है, और पूर्व में तुर्की से लगती है। यानी कितने देशों के साथ इसकी सीमा लगी? अल्बानिया, मैसिडोनिया, तुर्की और बुल्गारिया, 4 के साथ। तटीय सीमाओं की बात करें तो एजियन सागर से, आयोनियन सागर से और भूमध्य सागर से लगती है। ठीक है, पूर्व में एजियन सागर, पश्चिम में आयोनियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर से। राजधानी इसकी एथेंस है, विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है एथेंस, जिसका इतिहास 3400 वर्षों से अधिक पुराना है। इसे प्रायः पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, ग्रीस को। बाकी इस मैप में देखिए, ज्योग्राफी के लिए मैप बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इंडिया की ज्योग्राफी हो। ये देखिए, यह है ग्रीस। ग्रीस के पश्चिम में है आयोनियन सागर, पूर्व में है एजियन सागर और दक्षिण में है मेडिटेरियन सी। बाकी इसकी सीमा जो है वो तुर्की से लगती है। तुर्की यहाँ तक, ये जो वाइट है ये ग्रीस है। ये तुर्की से लग गया, बुल्गारिया से लग गया, मैसिडोनिया से लग गया और अल्बानिया से लग गया। ठीक है, कितने देशों के साथ बाउंड्री लगी? 1 2 3 4, और 1 2 3 से तटीय। विश्व हृदय दिवस 2024 की थीम है, क्या है विश्व हृदय दिवस 2024 की थीम? प्रोटेक्टिंग इंडियंस फ्रॉम हार्ट अटैक, यूज हार्ट फॉर एक्शन, इरेडिकेट हार्ट अटैक। इनमें से कोई नहीं। देखिए थीम है 24 की, विश्व हृदय दिवस 2024 की थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन। बी है इसका आंसर। तो विश्व हृदय दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? लोगों को हृदय रोग के संकेतकों और लक्षणों के बारे में शिक्षित करना, और लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। वर्ष 2024 की थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन। विश्व रेबीज दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से करेक्ट है? यह दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए थीम ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज है। ठीक है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज है। क्या रेबीज को भारत से उन्मूलन हो गया रेबीज का? नहीं हुआ है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। पागल कुत्ता बिल्ली और बंदर के काटने से होता है, मेनली कुत्ता। तो यह दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार मनाया गया था वर्ष 2007 में, रेबीज की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने की वैश्विक पहल के रूप में। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। थोड़ा और जाने रेबीज के बारे में। तो यह दिवस फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज का टीका विकसित किया था। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर रेबीज उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाना और वकालत करना है। वर्ष 2024 की थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में चर्चा में रही कोडाई कैनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थित है?
कोडाई कनाल सौर वेधशाला है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए कोडाई कैनाल सौर वेधशाला कोडाई कैनाल तमिलनाडु में स्थित है। इस वेधशाला की स्थापना 1899 में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा सौर परिघटनाओं का अध्ययन करने तथा मानसून पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने के लिए की गई थी। चर्चा में क्यों है ये सौर वेधशाला? क्योंकि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने कोडाई कैनाल सौर वेधशाला से 100 वर्ष के दैनिक सौर रिकॉर्ड का उपयोग पहली बार सूर्य के विभेदक घूर्णन का मानचित्रण करने के लिए किया है। इस अध्ययन से जो है अक्षांशों में अलग अलग घूर्णन गति का पता चलता है, जिसमें जो भूमध्य रेखा है प्रति 25 दिन और ध्रुव प्रति 35 दिन में घूमते हैं, जो सौर गतिशीलता और चक्रों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कोडाई कैनाल कहाँ पर है? सौर वेधशाला तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 30 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ ताशकंद में द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर रह गया, पर हस्ताक्षर किए हैं, बाइलेटरल। ताशकंद में भारत ने किस देश के साथ? उज्बेकिस्तान के साथ, बी है इसका आंसर, द्विपक्षीय निवेश संधि। देखिए भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार ने ताशकंद में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। BIT पर हस्ताक्षर आर्थिक सहयोग बढ़ाने और अधिक मजबूत और लचीला निवेश वातावरण बनाने के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ताशकंद जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,855 करोड़ के बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया? 7,855 एकड़ के, करोड़ नहीं, एकड़ के बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में। तो गुजरात हटा दीजिए, राजस्थान हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश को हटा दीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 7,855 एकड़ के बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया। इसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत जो है वो दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है? पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा? एथेनॉल जिसको एथिल अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, भारत बन गया तीसरा विश्व में, थर्ड। देखिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। इसकी जानकारी खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। एथेनॉल जिसे एथिल अल्कोहल C2H5OH के नाम से भी जाना जाता है, एक स्पष्ट रंगहीन तरल है जिसकी विशिष्ट गंध होती है। यह 99.9% शुद्ध अल्कोहल है। इसे नवीकरणीय ईंधन माना जाता है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका उत्पादन गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जा सकता है, जिनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जो एशियाटिक एलिफेंट है, एशियाई हाथियों को IUCN की लाल सूची में कहाँ रखा गया है? मतलब वो लुप्त प्राय हैं, यानी इंडेंजर्ड हैं क्या, विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए क्या, वुल्नरेबल हैं, सुवेद हैं, या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड? एशियाई हाथी IUCN की रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड। ठीक है, लुप्त प्राय, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो एशियाई हाथी की संरक्षण स्थिति की बात करें, IUCN की रेड लिस्ट में यह है इंडेंजर्ड, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इनको सम्मिलित है। क्यों पूछा गया ये प्रश्न? देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वन विभाग ने कुमकी हाथियों को तैनात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है हाल ही में। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जंगली हाथियों को नियंत्रित करना, हाथियों को प्रशिक्षित करना और हाथी शिविरों का आयोजन करना है। कुमकी हाथी के बारे में जान लें थोड़ा, UPSC के फेवरेट होते हैं इस तरह के प्रश्न। कुमकी हाथी, कुमकी शब्द जो है फारसी शब्द कुमक से आया है, जिसका अर्थ है सहायता। ये हाथी पालतू एवं प्रशिक्षित एशियाई हाथी हैं। ये गश्त और बचाव कार्यों में मदद करते हैं और इससे संघर्ष को कम करने तथा मानव एवं वन्य जीव दोनों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? क्या नाम है इनका? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती।
ये हैं उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ये उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उमर अब्दुल्ला का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 16 अक्टूबर 2024 को भारत और आसियान देशों के बीच पहली पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली ट्रैक वन साइबर नीति, ट्रैक वन साइबर पॉलिसी डायलॉग कहाँ संपन्न हुई? भारत में नहीं हुई है, तो भारत को हटा दीजिए, नेपाल को हटा दीजिए, जापान को, ये हुई है सिंगापुर में। ठीक है, आसियान के मेंबर कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया जाता है। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता 16 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में हुई और विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति डिवीजन के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नायब सिंह सैनी। ठीक है, जो पहले थे वही बन गए फिर से, डी है इसका आंसर। देखिए, नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? फर्स्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस का उद्घाटन कहाँ किया? हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए जो पहली है और भारत में हो रही है खासकर, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो फर्स्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस नई दिल्ली में। देखिए, संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय नृत्य पर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर के कलाकार सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत में नृत्य के महत्व और युवाओं को देश की परंपराओं से जोड़ने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। और 6 दिवसीय महोत्सव है ये। इसका उद्घाटन संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में पूसा के NASC कॉम्प्लेक्स के AP शिंदे संगोष्ठी हॉल में किया। तो खासकर याद रखना है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हाल ही में नॉर्वे स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए और प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया। कौन सा सही है इसमें? इन तीनों को मिला है डेविड बेकर, डेमिस हस्बेस और जॉन जंपर। देखिए, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए मिला है अकेले इनको, आधा आधा बांटा जाएगा ये पुरस्कार डेविड बेकर को, और प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए इन दोनों को साथ में, डेमिस हस्बेस और जॉन एम जंपर को। तो दूसरा वाला तो करेक्ट हो गया, पहला वाला गलत है, एक शब्द की वजह से गलत है। नॉर्वे नहीं बल्कि स्वीडिश। ठीक है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इन नॉर्वे गलत है यहाँ पर, रॉयल होगा यहाँ पर, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है, सही पूछ रहा, केवल बी है इसका आंसर फिर। तो हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो इस तरह के अगर प्रश्न स्टेटमेंट बनाकर आए तो पढ़ते ही मत चले जाइएगा, ठहरना भी है वहाँ पर कि कोई वर्ड गलत तो नहीं है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कॉम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया है, जबकि दूसरा आधा भाग दोनों वैज्ञानिकों को, डेमिस हस्बेस और जॉन एम जंपर को, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सारे नोबेल पुरस्कार पर हमने सब पे चर्चा कर ली है, कई कई बार हर तरह से प्रश्न बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। डैश मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रथम दिन को चिन्हित करता है, क्या आएगा यहाँ पर, कौन सी सन आएगी? देखिए, हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रथम दिन को चिन्हित करता है। तो बी है इसका आंसर।
तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत से निम्नलिखित में से किस बीमारी या किन बीमारियों का उन्मूलन हो चुका है? ट्रैकोमा, कुष्ठ रोग, प्लेग, चेचक। ट्रैकोमा पर हाल ही में प्रश्न बनाया था हमने। ट्रैकोमा एक आंखों से जुड़ी बीमारी है जिसका भारत ने उन्मूलन कर दिया, एरेडिकेट कर दिया इसको। तो क्या केवल एक है इसका आंसर? कुष्ठ रोग का भी तो उन्मूलन कर दिया ना भारत ने, 1 और 3 कहीं है क्या? चेचक का भी तो उन्मूलन हो गया भारत से, प्लेग का भी, तो प्लेग चूहों से फैलने वाली बीमारी है। इन सभी बीमारियों का भारत से उन्मूलन हो चुका है। डी है इसका आंसर। यूपीएससी सिविल सेवा के बड़े फेवरेट होते हैं इस तरह के प्रश्न, और स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारत से प्लेग का, कुष्ठ रोग का और चेचक जैसी बीमारियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, और इसके अलावा भारत ने आंखों से होने वाली संक्रामक बीमारी ट्रैकोमा को भी खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है? यानी ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, जो वैश्विक स्तर पर उसको तो वर्ष 2030 तक करना है, लेकिन भारत ने 5 साल पहले का ही लक्ष्य रखा है, और वर्ष 2025 तक भारत टीबी को समाप्त करने वाला है, यानी अगले साल तक। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसे पहले संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था। इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों से 5 साल पहले वर्ष 2025 तक भारत में टीबी के बोझ को रणनीतिक रूप से कम करना है। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस के भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। ठीक है, 22 से 25 प्रश्न, पहले तो 30 प्रश्न पूछे जाते थे। तो जीवाणु जनित रोगों की सूची, विषाणु जनित रोगों की सूची, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बैक्टीरिया का नाम? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो 15 प्रश्न ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।